जबकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10% से ज्यादा का निवेश जब आएगा तब न हम राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंचेंगे। तो 2 लाख करोड़ रुपया 2.5 लाख करोड़ रुपए को बिहार को मिलना चाहिए हर साल केंद्रीय योजनाओं से, उसकी जगह पे कितना मिला? 20%, 58,000 करोड़। ये भी 58,000 करोड़ कोई एक साल में तो खर्च होने नहीं है। तो देखें तो प्रति वर्ष कितना मिलेगा हिस्सेदारी के तौर पे? मुश्किल से 8,000, 9,000, 10,000 करोड़। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जिसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। गाँव देहात में कहते हैं लजाई लइका ढेड़की खजुआवे। ये जो सत्ता में बैठे हैं लोग बिहार के, जिनके बूते देश की सरकार चल रही है, जिनकी बैसाखी के बूते, इतने के लिए आपने बिहार को बेच दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में आम बजट आया है और आम बजट पे तमाम विपक्ष के नेता लगातार हमलावर हैं। कई लोगों का ये कहना है कि ये बजट बैसाखी पे चूंकि सरकार चल रही है तो उसके मद्देनजर ही यह बजट आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार से राजद के सांसद सुधाकर सिंह मौजूद हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में बिहार को क्या मिला। हालांकि पूरे देश में इस बात की खूब चर्चा है कि बिहार को खूब धनराशि मिली है, बिहार का इससे विकास हो जाएगा, तमाम सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बिहार को खूब बजट भर भर के मिला है। आपकी नज़र में ये क्या लगता है कि इससे बिहार विकास विकसित राज्य बन जाएगा? पूरे बजट को आप देख लें तो अगले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, उसके मद्देनज़र यह राजनीतिक बजट है। सच है कि पूरे बजट में बिहार के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है, विशेष उल्लेख है। और विशेष उल्लेख के जरिए जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वह केवल और केवल राजनीतिक है। हमारी जो असमानता है और ऐतिहासिक तौर पे वह केंद्रीय नीतियों के जरिए पैदा हो। हम बिहार के लोग समरूपता के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत के बराबर हम पहुँचें। इसके लिए जो निवेश की आवश्यकता है, केंद्रीय निवेश, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। एक उदाहरण के जरिए समझें कि केंद्र सरकार करीब 15 लाख करोड़ केंद्र प्रायोजित योजनाएं देश भर में चलाती हैं, रोड, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। लेकिन बिहार को हिस्से में कितना मिला? देखें तो 40% भी नहीं मिला। जबकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10% से ज़्यादा का निवेश जब आएगा तब न हम राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंचेंगे। तो 2 लाख करोड़ रुपया 2.5 लाख करोड़ रुपए को बिहार को मिलना चाहिए हर साल केंद्रीय योजनाओं से, उसकी जगह पे कितना मिला? 20%, 58,000 करोड़। ये भी 58,000 करोड़ कोई एक साल में तो खर्च होने नहीं है। ये तो योजनाएं अगले 5 साल 7 साल तक चलती रहेंगी। तो देखें तो प्रति वर्ष कितना मिलेगा हिस्सेदारी के तौर पे? मुश्किल से 8,000, 9,000, 10,000 करोड़। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जिसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। गांव देहात में कहते हैं लजाई लइका ढेड़की खजुआवे। ये जो सत्ता में बैठे हैं लोग बिहार के, जिनके बूते देश की सरकार चल रही है, जिनकी बैसाखी के बूते, इतने के लिए आपने बिहार को बेच दिया। आप तो गए थे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा लेने, नहीं ले पाए तो विशेष पैकेज ले लेते। आप विशेष पैकेज भी नहीं ले पाए, जो हमारी हिस्सेदारी होता है उतना भी नहीं ले पाए। इसे दुखद विषय क्या है? इसी पे ललन सिंह कहते हैं कि बजट समझ में नहीं आता है। राबड़ी देवी पर तंज था कि अंगूठा छाप लोग क्या समझेंगे बजट, उनको झुंझुना है कि क्या मिला है उनको क्या पता है। इस पर क्या कहेंगे? ललन सिंह को क्या समझ में आता है? वो ठीक ही तो कह रही थी राबड़ी जी कि झुंझुना लेके टहल रहा है। रही बात अंगूठा छाप अनंत सिंह के भरोसे तो लोकसभा में आए हैं। इतने काबिल थे तो पेरोल पे अनंत सिंह को छुड़वाने की क्या जरूरत थी? और इसी निकम्मेपन के चलते जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग का भी बंटाधार करेंगे। काबिल हैं तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बिहार के लिए दिलवा के दिखाएं जिस विभाग के मंत्री हैं। तो ये बदजुबानी ललन सिंह की खासियत है और इसी भरोसे वो बिहार में राजनीति करते रहे लोग।
कोई सकारात्मक राजनीति तो किया नहीं, कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए तो पॉलिटिक्स में आए नहीं लोग। जी, अभी वहाँ विधानसभा भी चल रही है, लगातार सरकार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप लोग विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं, बाहर धरने पर बैठ जा रहे हैं, झुनझुना लेके उनको चिढ़ा रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा सत्र? सत्र चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, और जब तक वह विपक्ष को सकारात्मक तरीके से नहीं लेंगे, जन समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वानुमति का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह माना जाएगा कि अब सरकार चलाने में अच्छा हम लोग बिहार के सरकार चला रहे हैं। अपनी बात को बिहार में किस कदर वहाँ लूट मचा है कि पिछले एक महीने में 20-22 पुल गिर गए, बड़े बड़े नए पुल थे, कुछ पुल निर्माणाधीन थे। इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि अच्छी सरकार, तो नीतीश जी और उनके लोगों को मुबारक, ऐसी सरकार। बिहार को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी एक बयान दिए हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि औरत हो समझ नहीं आता है। आपके ही पार्टी की एक रेखा यादव विधायक हैं, उनके बारे में उन्होंने ये कहा है। तो आप लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ, जब आप मंत्रालय में भी थे तब भी नीतीश जी के खिलाफ आप बोल रहे थे। अब तो नीतीश जी लगातार, एक बार पहले भी विधानसभा में उन्होंने ऐसे ही कोई बयान दिया था, इस बार फिर महिलाओं को शर्मिंदा करने का यह बयान दिया है, क्या कहेंगे? लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, केवल 2 बार नहीं, कई बार सदन के भीतर और सदन के बाहर महिलाओं के बारे में उनके आपत्तिजनक बयान सुने गए। उनकी भावभंगिमा, उनके हाथों के इशारे की तो चर्चा करना अपना जुबान गंदा करने के समान है, उसको दोहराया नहीं जा सकता जिस तरीके की उनकी भावभंगिमाएं रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि देश के कानून में लिखा है कि एक आप देश के मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आप मानसिक रूप से फिट होने, सरकार में एक चपरासी बनने के लिए न्यूनतम मानसिक रूप से फिट होने का सर्टिफिकेट, या किसी संपत्ति के अधिकार के लिए मानसिक रूप से फिट होने का सर्टिफिकेट के आधार पे चयन होता है। क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से फिट हैं? जो उनके आचरण और बयान क्या गवाही दे रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं? मैं और मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि कम से कम उनका एक बार मानसिक आरोग्यशाला में जांच हो कि वो बिहार के लिए फिट हैं कि नहीं। अगर उनके पास बहुमत है तो बहुमत की आड़ में तानाशाही नहीं चलाया जा सकता। आप अपना नेतृत्व बदल लें। अगर सच में आपके पास बहुमत है तो आप नेतृत्व बदल लें, लेकिन एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी सत्ता के शीर्ष पर रहे और उसके फैसले को माने बिहार, यह जरूरी नहीं। इसीलिए विपक्ष खड़ा है या लगातार संघर्ष कर रहा है, जो हमारी ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है, बताना कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। आप आज संसद में बोल रहे थे, आपने मंडल के लिए भी बात किया। आप जब किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे तो आप मंडल डैम में जाके किसानों के लिए बात भी किए थे और उनको आश्वस्त भी किया था कि उनकी भलाई का जो काम होगा वो आप करेंगे। ये वही मंडल डैम है जिसकी एक बार आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी थी और दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं जुड़ पाया। आपको लगता है कि आपके प्रयासों से किसानों के हित में कोई बात होगी? मुझे देश की सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के प्रति उनकी उदासीनता सार्वजनिक तौर पे जगजाहिर है। मैं इस बात को याद दिला रहा था प्रधानमंत्री जी कि प्रधानमंत्री के वचन की बहुत कीमत होती है। आपने जब 2018 में निर्मित डैम, जिसमें 90% काम पूरा हो चुका है, का 10% बचे हुए कार्य के लिए शिलान्यास किया था, जो देखा जाए तो नैतिक रूप से गुनाह का काम था, फिर भी आपने किया। तो ये 6 साल में
2350 करोड़ रुपए आने के बाद भी काम का पूरा नहीं होना है। और आप जानते हैं कि मैं जब गया था, मैं और राकेश टिकैत, तो वहाँ एक ईंट भी नहीं रखा गया था 2350 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता। झारखंड और बिहार के 7 जिला, लाखों हेक्टेयर का पटवन उस डैम से होना है। मैं याद दिलाने के लिए सदन में खड़ा था, जिसकी चर्चा थोड़ी सी हो पाई। आगे और चर्चा मैं ले जाऊंगा, शायद लोगों को याद दिलाने से इस बात का समाधान निकल जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। जी, लगातार जब चुनाव हो रहे थे इस देश में, आम चुनाव हो रहे थे, तो पूरी इंडिया गठबंधन संविधान खतरे में है का एक बात करके उस पर चुनाव जीत के आए। अभी उत्तर प्रदेश में देश ने देखा कि जिस तरीके से योगी सरकार ने यह आदेश दिया कि तमाम जो रेहड़ी पटरी पर बेचने वाले लोग हैं वो अपने अपने नाम लिखेंगे कि वो आरिफ है कि वो नितिन है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस देश में दुखद है कि धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पे सरकार नकारे और सुविधा दे, यह भारतीय लोकतंत्र और संविधान के मूल भावना के खिलाफ। लेकिन यह भी तो है कि इस देश में अभी भी संवैधानिक संस्थाएं जीवित हैं। इस बात का संज्ञान में आने के बाद इस फैसले को रद्द कर देने का और पलट देने का कार्य किया। मैं सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और जब से बिहार यूपी में चुनाव हारे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तब से वहाँ पे इस तरह के कार्य को, विभाजनकारी राजनीति को, विभाजनकारी नीतियों को और तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ बनेगा नहीं बीजेपी का, उत्तर प्रदेश का नुकसान इससे होगा, वहाँ की जनता को और वहाँ के समाज को नुकसान होगा, और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे आने वाले चुनाव में अभी 40% सीटें उनके कब्जे में हैं, 60% उनके खिलाफ हैं, 75% उनके खिलाफ हो जाएंगे, 25% भी नहीं रह जाएंगे वो। ये हमारे साथ बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह थे, जो साफ साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से इस बजट में पैसे दिए गए हैं, इस बजट में जिस तरीके से ढोल और नगाड़े बजाकर बताया जा रहा है कि बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है या बिहार को 26,000 करोड़ दिए गए हैं, ये बिल्कुल भी कहीं से न्याय संगत नहीं है। बिहार और डिजर्व करता था। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत की। आप बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।